नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग SPPA सब्जेक्ट में पेंट एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग एटोमाइजेशन के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्लासिफिकेशंस बताई थी कि स्प्रे एप्लीकेशन दो तरीके का होता है, जैसे मैं आपका मैनुअल स्प्रे एप्लीकेशन और ऑटोमेटिक स्प्रे एप्लीकेशन। मैनुअल जो होता है दो तरीके का होता है, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। कन्वेंशनल दो तरीके का होता है, एयर असिस्टेड एंड एयरलेस स्प्रेइंग। एयर असिस्टेड मतलब एयर की हेल्प ली जाती है स्प्रे करने में, और एयरलेस में इसमें एयर की ज़रूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट हम लोग इसमें पेंट एप्लीकेशन का स्प्रे करते हैं, पेंट एप्लीकेशन में स्प्रे करते हैं। इसका आता है आपका जो एयर असिस्टेड होता है, ये इतने टाइप के होते हैं। कन्वेंशनल स्प्रे होता है, सक्शन फीड होता है, ग्रेविटी फीड होता है, देन प्रेशर फीड होता है। दूसरा टाइप होता है ऑटोमेटिक स्प्रे। ऑटोमेटिक स्प्रे को हमने दो तरीके से समझाने की कोशिश की है, एक 2 एक्सिस और 3 एक्सिस। 2 एक्सिस जो होता है रेसिप्रोकेटर होता है, 3 एक्सिस जो होता है आपका रोबोटिक होता है। ये रोबोटिक जो होता है 3 एक्सिस के अलावा ये 6 एक्सिस का भी होता है। इसमें 6 एक्सिस में वो मूव करता है, जैसे मैनुअल आर्म, हैंड आर्म की तरह वो होता है। अब हम लोग का पहला कैटेगरी है मैनुअल स्प्रे। मैनुअल स्प्रे जैसा कि नाम से ही जानता है कि इसको हम लोग अपने हाथ के द्वारा किसी गन को पकड़ेंगे और हाथ से उस गन से उसको स्प्रे करेंगे, जिस भी आर्टिकल के ऊपर हमें पेंट करना है। ख़ास बात ये होती है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो ऑटोमेटिक स्प्रेज होते हैं वो कई बार फिक्स होते हैं। फिक्स होने से क्या होता है कि हम लोग का जो आर्टिकल होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाते, तो वहाँ पर हम लोगों को मैनुअल स्प्रे करना पड़ जाता है वहाँ पे, राइट। तो इस तरह से हम लोग मैनुअल गन के द्वारा हम लोग उन एरियाज़ में भी रीच कर सकते हैं जहाँ पर नॉर्मल स्टेशनरी ऑटोमेटिक गन रीच नहीं कर सकता है। ये दो तरीके से भी हो सकता है मैनुअल स्प्रे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ और एक बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको आप और अच्छी तरीके से समझने के लिए क्लासिफिकेशंस में आप जाएंगे तो और बेटर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो मैनुअल स्प्रे होता है ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में पहला कैटेगरी है एयर असिस्टेड का। तो अब हम लोग कैटेगरी वाइज अब हम लोग स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो एयर असिस्टेड में क्या होता है, एयर असिस्टेड मीन्स एयर जो होता है वो पेंट को ऑटोमाइज़ करने में हेल्प करता है, राइट। कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। अब वो ऑटोमाइज़ कैसे होता है, एक तो प्रेशर डिफरेंस है, राइट, क्योंकि पेंट और एयर का जो मिक्सचर होता है वो पीछे से अगर गन से आता है तो हाई प्रेशर पे आता है, और हाई प्रेशर से जैसे वो एटमॉस्फेयर में आता है तो एकदम से उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो ये प्रेशर डिफरेंस होने से तुरंत पेंट जो होता है वो एटोमाइज हो जाता है। दूसरा इसमें एक कारक और काम करता है, फ्रिक्शन बिटवीन पेंट और ड्रॉपलेट्स। पेंट ड्रॉपलेट के बीच में फ्रिक्शन होता है तो वो भी उसको एटोमाइज़ करने में मदद करता है। इस तरीके से हमारा पेंट पूरी तरीके से एटोमाइज़ हो जाता है। अब जैसे हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट इसका है कन्वेंशनल स्प्रे गन। कन्वेंशनल स्प्रे गन मतलब, कन्वेंशनल मतलब जो नॉर्मली जो स्प्रे गन्स कैसी होती हैं, कन्वेंशनली जो यूज़ होती हैं, जो ज़्यादातर हम लोग की ज़्यादातर इस गन के बारे में ही हम लोग जानते हैं और इसी के बारे में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसको हम लोग कन्वेंशनल स्प्रे गन बोलते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये हमारा कन्वेंशनल स्प्रे गन का एक तरह से पूरा पूरा होलिस्टिक स्ट्रक्चर है, राइट। अब इसमें क्या होता है, कन्वेंशनल स्प्रे गन में क्या होता है, पेंट जो होता है, पेंट की फीडिंग होती है, यहाँ से आप देखेंगे ये फ्लूइड लिखा हुआ है, फ्लूइड इनलेट, यहाँ से ये फ्लूइड जाता है, उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, और पीछे से यहाँ से आप देखिए ये एयर है, ये एयर यहाँ से जाता है, और ये एयर और पेंट जो होता है आपस में मिलते हैं, वो हाई प्रेशर पे रहते हैं, और यहाँ पे नोज़ल होता है। नोज़ल से जैसे ही वो बाहर निकला तुरंत पेंट क्या होता है, लो प्रेशर के एक्सपोजर में आ जाता है, और तुरंत वो फाइन पार्टिकल्स में, फाइन ड्रॉपलेट्स में क्या होता है वो एटोमाइज़ हो जाता है। इसी को हम लोग बोलेंगे एटोमाइजेशन। इसमें जो कंप्रेस्ड एयर जो होता है उसका प्रेशर 250 टू 250 से 500 किलो पास्कल या 35 से 70 PSI हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो डिग्री ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले विस्कोसिटी, जो पेंट आ रहा है पेंट की विस्कोसिटी कितनी है। अगर ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो उससे क्या होगा, पेंट के जो पार्टिकल साइज़ हैं वो मोटे मोटे होंगे, बड़े बड़े होंगे, और वो सरफेस के ऊपर जब जाएंगे तो सरफेस के ऊपर चिपकेंगे, तो चिपकने से बड़े, अगर जितने बड़े दाने होंगे तो उससे सरफेस में ऑरेंज पील की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
ये सब हम लोग डिफेक्ट्स में भी हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दीजिए इसको। तो विस्कोसिटी का ज़्यादा होगी तो पेंट के पार्टिकल का साइज़ जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स सरफेस के ऊपर जाकर चिपकेंगे। बड़े ड्रॉपलेट्स चिपकेंगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, वो कोटिंग ही आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो वो संतरे की छिलके की तरह दिखाई देने लगता है वो, इसलिए उसको हम लोग ऑरेंज पील बोलते हैं। फिर दूसरा फैक्टर आता है एयर प्रेशर का। अगर एयर प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा पार्टिकल उसका एटोमाइज होगा, इसका मतलब उतना ही अच्छा वो उसका स्मॉल पार्टिकल साइज़ होगा। जितना स्मॉल पार्टिकल साइज़ होगा उतना ही वो यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर जाके बैठ जाएगा और बहुत अच्छी फिनिश देगा। फिर आता है डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस। ओरिफाइस मतलब जो हम लोग का गन है, उस गन में जो नोज़ल होता है, नोज़ल में एक ओरिफाइस होता है, मतलब होल होता है जहाँ से वो निकलता है पेंट और एयर का मिक्सचर निकलता है। तो डायमीटर ऑफ ओरिफाइस जो होता है जितना कम होगा उतना ही अच्छा आपका एटोमाइज होगा। स्मॉलर पार्टिकल साइज़ उसके बनेंगे और जितना स्मॉलर पार्टिकल साइज़ बनेगा उतना ही हमारा पेंट उतना अच्छा होगा। फिर आता है प्रेशर। प्रेशर मीन्स जो हमारा ओरिफाइस पे जो प्रेशर उसको जितना ज़्यादा मिलेगा पीछे से, बैक प्रेशर, ठीक है ना, जितना ज़्यादा उसको प्रेशर पे मिलेगा उतना ही पार्टिकल साइज स्मॉल होगा, है। एक तरह से पॉइंट नंबर 2 से मिलता जुलता है ये पॉइंट। भाई पीछे से अगर एयर प्रेशर ज़्यादा आएगा तो जो उस पेंट के साथ जो ओरिफाइस पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बैक प्रेशर पड़ेगा। बैक प्रेशर क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा नोज़ल के ऊपर। तो जितना ज़्यादा नोज़ल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा इसका मतलब उतना ही पार्टिकल साइज़ उतना ही उसका स्मॉल होगा, फाइनर होगा। फिर आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर सरफेस टेंशन जितना लोअर होगा उतना ही पार्टिकल साइज़ हमारा लोअर होगा, राइट। अब हम लोग पार्ट्स देखते हैं। इसके पार्ट्स जो हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसको आप लोगों को पार्ट वाइज अगर लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं और आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको देखिए, ये जो गन है, ये जो गन है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ गन, और इसमें हमने ABCDEFGHIJ अलग अलग इसके पॉइंट डाल दिए हैं। उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया और उसको आप समझाएंगे कि करके देखिए, समझने की कोशिश करिए। जो एयर नोज़ल है ए, यहाँ पर क्या होता है, ए पार्ट जो होता है यहाँ पर एयर नोज़ल होता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि एयर नोज़ल पे अगर हमारा प्रेशर पीछे से बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत तेज़ आता है, हाई प्रेशर आता है, तो एयर नोज़ल से जो पेंट निकलेगा उतना अच्छा एटोमाइज़ होगा। और एयर नोज़ल ही जो होता है वो पेंट और लिक्विड के फ्लूइड को, पेंट और जो फ्लूइड होता है उसको मतलब उसको वहाँ से एग्ज़िट करता है। जो हमारा नोज़ल होता है वहाँ से फ्लूइड और एयर का मिक्सचर होता है वो एग्ज़िट करता है, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी हाई होती है, प्रेशर डिफरेंस मिलता है तो तुरंत वो एटोमाइज़ हो जाता है। फिर आता है बी पार्ट, फ्लूइड नोज़ल। फ्लूइड नोज़ल जो होता है उसका क्या काम होता है, ये जो होता है बी आप देखेंगे, ये फ्लूइड नोज़ल मतलब जो हमारा पीछे से पेंट आ रहा है, पेंट फ्लूइड मीन्स पेंट की बात कर रहे हैं, जो पीछे से पेंट आ रहा है वो उसको कैरी करता है बेसिकली। वो सी से ए तक उसको कैरी करता है, तो वो फ्लूइड नोज़ल हो गया। और नीडल असेंबली जो हो गई, नीडल असेंबली जो होती है ये आपकी सी पॉइंट हो गई यहाँ पे। नीडल असेंबली में क्या होता है, ये ऑन और ऑफ होता है, पेंट की जो पेंट है उसको सप्लाई देता है या रोकता है, उसको स्टॉप और स्टार्ट करता है एक तरह से, उसको स्टॉप स्टार्ट वॉल्व भी बोल सकते हैं। फिर आता है आपका डी साइड पोर्ट कंट्रोल, इसको फ़ैन कंट्रोल रेगुलेटर भी बोलते हैं। ये जो होता है डी वाला पोर्शन जो होता है दिस वन, ये क्या करता है, जो पैटर्न होता है उसको कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा करता है। तो पैटर्न को चौड़ाई उसकी कम करता है या ज़्यादा करता है जैसी हमको ज़रूरत होती है, जैसा हमारा आर्टिकल का शेप होता है। फिर फ्लूइड कंट्रोल असेंबली, जो फ्लूइड कंट्रोल असेंबली है दैट इज़ द ई पार्ट,
ये ई पार्ट जो होता है, ये फ्लूइड, ये असेंबली क्या करती है, ये निडल वाल्व की तरफ फ्लूइड को मैकेनिकल निडल वाल्व पे फ्लूइड को मैकेनिकल प्रेशर से भेजती है ना। मतलब जब ट्रिगर होता है हमारा, ये ट्रिगर है, जैसे इस ट्रिगर को हम लोग रिलीज़ करेंगे, जैसे रिलीज़ करेंगे तो यहाँ से ये जो ई है, यहाँ से इसको प्रेशर डालेगा इस पे, नीडल पे, फिर नीडल ऑन होगा। अगर इसको हम ट्रिगर को दबाएंगे तो ये ऑन करेगा, और फिर पीछे से प्रेशर आएगा, और प्रेशर इसको क्या करेगा, फिर आगे रिलीज़ कर देगा, राइट। फिर आता है ये स्प्रे गन बॉडी हैंडल। स्प्रे गन बॉडी हैंडल मतलब दिस इज़ एफ पार्ट। तो ये सिंपल सा है, उसको पकड़ने के लिए हाथ को वहाँ पे पकड़, हाथ से गन को पकड़ने के लिए वो वाला पोर्शन होता है, उसको स्प्रे गन बॉडी हैंडल कहते हैं। एयर इनलेट जी पार्ट, दिस जी पार्ट एयर इनलेट। एयर इनलेट यहाँ से एयर जाएगा अंदर, इस गन के अंदर एयर जाएगा। फिर एच जो होता है ट्रिगर, एच होता है ट्रिगर। ट्रिगर को ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे तो हमारे हाथ में रहता है, जब पेंटिंग करनी है ऑन करेंगे, नहीं करना है तो बंद कर देंगे। देन व्हाट इज दैट्स द एयर वॉल्व, पॉइंट नंबर आई, पॉइंट नंबर आई। अभी एयर वाल्व है ये, मीन्स हम लोग जैसे ही ट्रिगर को दबाएंगे तो यहाँ से एयर एक्टिवेट हो जाएगा, और एयर एक्टिवेट होकर आगे हमारा पेंट के साथ मिलके आगे बढ़ जाएगा। फिर आता है जे फ्लूइड इनलेट। फ्लूइड इनलेट, फ्लूइड आपका यहाँ से आएगा जे से, यहाँ से क्या होगा, ये एक पाइप होगा पीछे से, पेंट की सप्लाई होगी, उसको यहाँ पर ला के जोड़ देंगे, और पेंट हमारा यहाँ से आके मूव करेगा थ्रू निडल असेंबली, और निडल असेंबली से टू ये दिस फ्लूइड नोजल। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट पार्ट्स ऑफ द स्प्रे गन होता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है, जो पेंट की विस्कोसिटी होती है और एयर प्रेशर का रोल स्प्रे के साथ समझाने की कोशिश की गई है कि अगर स्प्रे की विस्कोसिटी अगर हमारी ज़्यादा होगी, अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारा कोर्स स्प्रे होगा, पेंट के ड्रॉपलेट का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। ये देखिए लिखा होगा इफ़ टू हाई कोर्स स्प्रे, तो पेंट का पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा। तो उससे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही बड़ा होगा तो ऑरेंज पील की प्रॉब्लम वहाँ पर आएगी, क्योंकि पेंट साइज़ बड़ा हो जाएगा, फिर जब सरफेस के ऊपर जाके चिपकेगा तो बड़ा बड़ा दाना दाना की तरह दिखाई देगा, फिर फाइनली जब ड्राई होने के बाद वो सरफेस में ऑरेंज पील की तरह वो दिखाई देता है ना। अगर वो बहुत कम हो जाएगी विस्कोसिटी तो क्या होगा, बहुत कम होने से क्या होगा, वो पूरी तरह से कवर ही नहीं करेगा, तो ड्राई स्प्रे आपको आने लगेगा, और थिन फिल्म, बहुत थिन फिल्म हो जाएगी, वो उसमें ओपेसिटी नहीं मिल पाएगी, राइट। तो इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, जो हमारी विस्कोसिटी होती है उसको हम लोग वैलिडेट करते हैं, उसको कि हमें कितनी विस्कोसिटी रखनी है और कितना हम लोगों को फिनिश चाहिए, कैसी फिनिश चाहिए। तो ये एक तरह से ये R&D वालों का काम होता है, या जो जो डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से प्रेशर का है, एयर प्रेशर। अगर एयर प्रेशर जैसे मैंने पहले बताया था, अगर एयर प्रेशर हम लोग कम रखेंगे तो एटोमाइज उतना अच्छा नहीं होगा, अगर एयर प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो प्रेशर डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पार्टिकल बहुत अच्छे से एटोमाइज हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग पेंट शॉप में काम करेंगे उनके लिए है ये पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पैराग्राफ। इसमें क्या होता है कि ये जो गन होता है, जब हम लोग इसका अप्लाई करते हैं तो जैसे हमारा ये सपोज़ ये सरफेस है, राइट, और ये हमारा गन का नोज़ल है, तो इनके बीच में, इस सरफेस और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 9 से 12 इंच कम से कम होना चाहिए। डिस्टेंस होता है बहुत मैटर करता है। इस पर मैं इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप लोग, कुछ लोग कंपनी में काम कर भी रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो जब जाएंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 9 to 12 इंच होना चाहिए, और 90 डिग्री होना चाहिए सरफेस के। जो स्प्रे का पैटर्न है वो 90 डिग्री, मीन्स ये और ये, मतलब पैटर्न हमारा जो है 90 डिग्री पे हमारा होना चाहिए, राइट। इससे क्या होगा, इसमें एक
थोड़ा स्प्रे जो मैनुअल स्प्रे होता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसमें जो ट्रांसफ़र एफिशिएंसी होती है, ट्रांसफ़र एफिशिएंसी मीन्स जितना पेंट हमने लिया है, 100 ग्राम पेंट लिया, 100 ग्राम में से कितना पेंट हम बॉडी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। 100 ग्राम में से अगर हम 80 ग्राम चढ़ा पा रहे हैं तो हमारा 20% वेस्ट हो गया, है ना। तो 80% हमारा ट्रांसफ़र एफिशिएंसी कहा जाएगा। नॉर्मली जो स्प्रे गन होता है उसमें 30% से लेके 40% तक ट्रांसफ़र एफिशिएंसी होती है। तो आप कल्पना करिए कि कितना पेंट हमारा वेस्ट हो जाता है ना। तो इस पेंट के वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए वेस्टेज को, आजकल इलेक्ट्रोस्टैटिक गन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो ट्रांसफ़र एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, 70%, 75%, 77% तक हो जाती है। फिर भी उसमें आप देखिए वेस्ट हो ही रहा है। तो इस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी और कम करने के लिए आजकल अगर आप देखें तो डिपिंग टेक्नोलॉजी होती है, जैसे इलेक्ट्रो डिपोजिशन है या पाउडर कोटिंग वगैरह कर रहे हैं आजकल, रेडिएशन क्योरिंग, यूवी, इलेक्ट्रॉन बीम, आईआर रेडिएशन क्योरिंग सिस्टम, बहुत सारे पेंट आजकल आ गए हैं मार्केट में। बट उनमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि एज़ कम्पेयर टू दिस स्प्रे, उस पर फिनिश उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। तो एक वो चैलेंज है, उस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है हम लोग उसमें भी सफलता पा लेंगे। चलिए, अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 हमारा जो होता है सक्शन या सिफॉन सिस्टम। तो ये भी एक तरह से मैनुअल गन ही होता है। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है। जैसे अभी हम लोगों ने कन्वेंशनल स्प्रे गन पढ़ा था नंबर वन में, अभी नंबर 2 में आ गए हम लोग। तो वहाँ पर देखिए मैंने वहाँ पर जो ये सप्लाई हो रही थी वहाँ पे पाइप से आ रही थी। यहाँ पर जो ये सप्लाई हो रही है सिफॉन कप, इसको सिफॉन कप बोलते हैं। एक कप होता है, एक कप टाइप का होगा, इसके अंदर हम लोग पेंट भर देंगे। अब ये पेंट जो होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल जो हम लोग का जैसे बाल कटाने जाते हैं तो जो नाई जो होता है स्प्रे करता है ना, तो वो उसी टाइप का यहाँ पर भी ये काम करने लगता है। नीचे से जैसे पानी जो है, पानी उसमें नाई जो यूज़ करता है, पानी नीचे से ऊपर आए और यहाँ स्प्रे करके बाहर निकलता है। यहाँ पर इसमें पेंट भर देते हैं। तो ये होता सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए ये एयर सप्लाई जाएगा, ये आपका गन है, गन वैसा ही है स्ट्रक्चर। यहाँ से आपका एयर जाएगा और यहाँ से आपका ये पेंट जाएगा। तो इसको सक्शन या सिफॉन सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक, ये एयर जो आ रहा है यहाँ से देखिए, थोड़ा सा इसको एक स्टैंडर्ड और एक थोड़ा एडवांस मेथड है एयर सप्लाई करने का। इसमें अब एयर में क्या है कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेटर क्या करता है, मॉइस्चर फ्री करके भेजता है एयर को, है ना। एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को डिस्कस करना चाहिए था, तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारा एयर होता है ना, एयर और पेंट, ये एयर, ये पेंट, ये दोनों मिक्स होकर आपका देखिए बाहर निकल रहा है, एटोमाइज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए कि इसी एयर में अगर मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर हो, तो मॉइस्चर पेंट के साथ मिल के बहुत बड़ा ड्रॉबैक बना सकता है वहाँ पे। वो डिफेक्ट एक होता है जिसको हम लोग फिश आई बोलते हैं या पिन होल बोलते हैं, वो सब आने लगेंगे डिफेक्ट्स। इसलिए यहाँ पे ये रेगुलेटर लगाया हुआ है। यहाँ पे ये रेगुलेटर क्या करता है, ये जितने भी मॉइस्चर होता है उसको रिमूव कर देता है और ड्राई एयर आपकी आगे आती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सक्शन और सिफॉन सिस्टम होता है। इसमें एक ख़ास बात ये है नोट करने वाली कि जो सिफॉन फीड गन्स होती हैं, इनका यूज़ जो होता है छोटे स्मॉल पेंट को करने के लिए हम लोग करते हैं, या छोटा सा बैच साइज होता है या जिसका प्रोडक्शन रेट बहुत कम होता है, तो वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग लैब है, अब लैब में हमें कोई पैनल वगैरह बनाना है तो वहाँ पर थोड़ा सा पेंट लिया और हमने मार दिया। अब ये कहिए कि आप कार बॉडी है, अब कार की बॉडी को हम पेंट करें इससे, तो दिस सीम्स वेरी टफ कि एक पूरी बॉडी पे हम लोग इस तरह से मैनुअल पेंट कर पाएंगे। उसकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, आगे डिस्कस करेंगे। बट जैसे लैब वगैरह में होता है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, या आपका जैसे छोटे मोटे टचअप रिपेयर हो गया, जो पेंट शॉप में काम करेंगे लड़के बच्चे लोग, तो वो लोग देखेंगे कि वहाँ पे जब स्पॉट रिपेयर बोलते हैं उसको या टचअप बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे एरियाज में कोई डिफेक्ट आता है, उसको डिफेक्ट बना दिया और फिर इसमें पेंट भरा उस कलर का, अलग अलग कलर का, और वहाँ पर हमने उसको रिपेयर कर दिया। ठीक है ना। ये पेंट, इसमें जो हाई विस्कोसिटी पेंट होता है वहाँ पर इस गन को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हाई विस्कोसिटी होता है मीन्स फिर उसको इतने प्रेशर से हम लोग उतना इफ़ेक्टिव नहीं मार पाएंगे।
इसलिए हाई प्रेशर के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है, उसके लिए दूसरा सिस्टम्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ओवर एटोमाइजेशन होता है। इसको हम लोग जब यूज़ करते हैं इस सिस्टम को, तो इसमें देखिए लिखा है ओवर एटोमाइजेशन मीन्स बहुत ज़्यादा एटोमाइज होता है और बहुत ज़्यादा एटोमाइज होने लगता है, मीन्स जो वेस्ट बहुत होता है उसका ट्रांसफर एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा एटोमाइज होगा तो एटोमाइज होकर क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, जहाँ पर हमें पेंट करना है वहाँ तो वो जाएगा ही नहीं, बाकी सब वेस्ट हो गया, उसकी ट्रांसफ़र एफिशिएंसी कम होगी ना उसकी। तो वहाँ पर तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बल्क प्रोडक्शन में इसका यूज़ ना किया जाए तो ही बेटर है, क्योंकि पेंट का वेस्टेज आपके कंपनी के लिए लॉस है। नेक्स्ट हमारा था ग्रेविटी फीड सिस्टम। अब ग्रेविटी फीड सिस्टम जो होता है ये भी जो है हमारा लगभग उसी टाइप का है जो हम लोगों ने पहले अभी सब पढ़ा है, सब चीज़ें। गन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कन्वेंशनल गन है। अब गन के ऊपर देखिए यहाँ पे खाली पेंट जो है ये ऊपर से आ रहा है, ये पेंट का ये जो सक्शन या सिफॉन है, ये जो है कप है, ये आपका ऊपर लगा हुआ है। ऊपर लगने से क्या होगा, अब ये ग्रेविटी से ऊपर से नीचे गिरेगा, मतलब हमको जो है एयर का प्रेशर या और किसी की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रेविटी को ही यूज़ करेगा। अब यहाँ से ये आपका पेंट ग्रेविटी के अंतर्गत आएगा, फिर पीछे से एयर आएगा, दोनों मिलेंगे और ये धनाधन एटोमाइज हो जाएगा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है। अगर आप लोगों सब समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे था ये हायर विस्कोसिटी वाला जो सिस्टम है पेंट है, यहाँ हायर विस्कोसिटी वाला भी पेंट अगर होगा तब भी हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस ग्रेविटी फीड सिस्टम से, है ना। ये भी वही चीज़ होती है जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था, इसको बल्क प्रोडक्शन में यूज़ ना करके इसको हम लोग जैसे माइनर टचअप हो गया, छोटा मोटा कहीं रिपेयर है वहाँ पे या लैब वगैरह में इसको यूज़ करते हैं इसको, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेशर फीड सिस्टम। प्रेशर फीड सिस्टम देखिए ये भी लगभग उसी तरीके का है। ये आपका मैनुअल गन हो गया, ठीक। प्रेशर फीड पहले देख लीजिए नाम में इसके क्या छिपा हुआ है। प्रेशर फीड मतलब प्रेशर से फीड करना। क्या चीज़ प्रेशर से फीड करना, एयर तो हम लोग कर ही रहे थे प्रेशर से फीड, अब हम लोग यहाँ पर पेंट को प्रेशर से फीड करेंगे। ये देखिए जैसे गन है, इस गन में ये पेंट की सप्लाई है। अब इस पेंट को प्रेशर से फीड करने के लिए या तो हम लोग एक प्रेशर टैंक लगा देते हैं या कंप्रेस्ड एयर लगा देते हैं। जो कंप्रेस्ड एयर से पंप चलता है वो पंप उसको पुश करेगा और पेंट यहाँ पे प्रेशर से आएगा। यहाँ पे आप देखिए एयर जो है वो भी यहाँ प्रेशर से आ रहा है, और ये पेंट और एयर दोनों प्रेशर से आ रहा है, तो आप सोचो कितना अच्छा प्रेशर डिफरेंस बनेगा और पेंट पार्टिकल्स कितने अच्छे से वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा एटोमाइज़ होगा उतना ही अच्छा हमारे पेंटिंग सिस्टम के लिए अच्छा है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्लूइड का नोज़ल का साइज़ क्या है वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड का नोज़ल का साइज़ देखते हैं, इसमें विस्कोसिटी देखते हैं और उसका प्रेशर हम लोग इसको मॉनिटर करते रहते हैं, राइट। इसमें ख़ास बात ये होती है कि जैसे अभी तक पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले हम लोगों ने जितने में पढ़ा था ये वाला पढ़ा हो या ये वाला कप या ये वाला कप, इसमें हम लोग क्या करते थे, थोड़ा बहुत पेंट लेके हम लोग एक मोमेंट्री मतलब पेंटिंग होती थी, थोड़ा बहुत पेंट लिया और हमने उसको यूज़ किया, ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब कोई एक पेंट है, हमें सपोज़ हमें कोई काउल पेंट करना है, उस काउल को हमें रेड कलर से पेंट करना है, तो इसमें हमने रेड पेंट भर दिया और लगातार हमारे रेड पेंट की सप्लाई कंटिन्यूस जा रही है और हम लोग कंटिन्यूस पेंटिंग करते जा रहे हैं। जबकि इस वाले में क्या था, या इसके पहले वाले में, इस वाले में क्या था, इसमें वाले हमको एक बहुत बड़ा आर्टिकल है पेंट करना है, तो हम बार बार हम इसे पेंट थोड़े ना भरते रहेंगे ना। तो पेंट हम लोग को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होगी, तो कंटिन्यूस सप्लाई हम लोग को प्रेशर फीड लाइन से होगी, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो होता है इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर हम लोग कन्वेंशनल एयर असिस्टेड स्प्रे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो, राइट। अब हम लोग बात करेंगे एयरलेस स्प्रे।
अब एयरलेस स्प्रे जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, एयरलेस मीन्स उसमें बिना एयर के हम लोग स्प्रे करेंगे, एयर उसमें ज़रूरत नहीं है। अब एयर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो पेंट है हमारा वो बहुत प्रेशर में आना चाहिए। अगर पेंट प्रेशर में नहीं आएगा तो एटोमाइज़ कैसे होगा, एटोमाइज़ ही नहीं हो पाएगा। तो पीछे से हम लोग को पेंट का प्रेशर बहुत हम लोग को हाई रखना पड़ता है इसमें, राइट। तो इसमें प्रेशर बहुत हाई होता है, तो जैसे वो नोज़ल से हमारा पेंट बाहर निकलता है तो सडन ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेंट हमारा एटोमाइज़ हो जाता है। और इस तरह से ये एटोमाइज़ पेंट जो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है। क्यों? उसको मोमेंटम भी चाहिए होता है, मोमेंटम उसको पीछे से मिलता है क्योंकि प्रेशर तो उसको मिल ही गया पीछे से। और जैसे वो बाहर निकला उसको बिल्कुल प्रेशर कम डाउन हो गया, प्रेशर डाउन हो गया, एटोमाइज़ हो गया, लेकिन मोमेंटम तो रहा उस पेंट के ड्रॉपलेट्स में। तो उसी मोमेंटम से वो जो होता है हमारा बॉडी के ऊपर जाएगा या किसी सरफेस के ऊपर जाएगा जहाँ भी हम लोगों को इसको यूज़ करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक बार शेयर करता हूँ, लेट मी चेक। ये मैंने शेयर भी किया था आई थिंक। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। सी, देखा, दिस इज़ अ एयरलेस स्प्रे। ये देखिए, ये उसी टाइप का हो रहा है ना ये। अब एयरलेस स्प्रे में क्या है कि जैसे अगर पेंट हमारा, खास बात ये है कि अगर हल्का सा उसको हम गर्म कर दें, जो हॉट स्प्रे प्रोसेस भी बोलते हैं, तो जब उसको हल्का सा गर्म कर देंगे तो क्या होगा कि उसका और अच्छा एटोमाइजेशन हो जाएगा और बहुत फाइन स्प्रे बनाने लगेगा। और जब फाइन स्प्रे बनाएगा उसका, तो सेटिंग टाइम भी उसका कम हो जाएगा, ईजिली वो सेट हो जाएगा, राइट। अब इस तरीके से जो आप देखिए, जो हाई बिल्ड पेंट होते हैं, या थिक्सोट्रॉपी पेंट होते हैं, ये जैसे अभी यहाँ पर है लिखा हुआ हाई बिल्ड पेंट या थिक्सोट्रॉपी पेंट होता है, तो उनका एप्लीकेशन इससे हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। बस ये देखना होता है कि उसमें सैगिंग वगैरह ना जनरेट हो, राइट। तो इस तरह से जो एडवांटेजेस हैं हमारे एयरलेस स्प्रे के, तो उसमें क्या है, ओवर स्प्रे बहुत कम होता है, रिबाउंड बहुत कम होता है, जैसा मैंने अभी दिखाया था वीडियो में, है ना। हाई एप्लीकेशन रेट होता है, फास्ट होता है एप्लीकेशन, हाई बिल्ड कोटिंग, वहाँ पर हम लोग बहुत कम कोट में ही वहाँ पर हम लोग अपनी डीएफटी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें 20 माइक्रोन डीएफटी प्राप्त करनी है तो 10 माइक्रोन करके 2 बार करना पड़ता, कोई नॉर्मल अगर हम गन यूज़ करते हैं। लेकिन इससे एयरलेस स्प्रे से हम लोग एक ही बार में 20 माइक्रोन की कोटिंग प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग मैनुअल एप्लीकेशन में इतना ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आगे के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इतना आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए, देखिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।